हमारे आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसे हम वन शॉट में करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम कर चुके हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम इसे पीएमडीसी के शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक करेंगे और हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रे। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। ये पॉजिटिव रेज को 1886 में यूजीन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए। ये पॉजिटिव रेज मतलब एक टेस्ट ट्यूब में गैस, फॉर एग्जांपल हमने एक गैस रखी टेस्ट ट्यूब में, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में है। इसने कैथोड रे उस टेस्ट ट्यूब से उन्होंने वैक्यूम में उन्होंने कैथोड रे पास किए। कैथोड रेज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ में ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने इससे करंट पास किया, क्योंकि करंट भी इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इस करंट ने जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो इस इलेक्ट्रॉन ने गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। तो इस तरह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए और यहाँ पे जो रेजिड्यू गैस था उस पे एक प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। इस तरह से ये कैनाल रे बन गया, कैनाल रे या पॉजिटिव रे बन गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। यहाँ पे इन्होंने इसे कैनाल रे का नाम इसलिए दिया क्योंकि जो यहाँ पे रेजिड्यू गैस था जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो होल्स या कैनाल्स ऑफ कैथोड से गुजर रहे थे, तो इसलिए इनसे इन्होंने कैनाल नाम दिया। कैनाल रे जो है वो रेडिश ग्लो देते थे, उन्होंने रेडिश ग्लो दिया। जब इन्होंने इसकी E/M रेशो देखी, मतलब E/M रेशो, चार्ज टू मास रेशो, यहाँ पे चूंकि कैनाल रे जो है वो रेजिड्यू गैस है और रेजिड्यू गैस का जो मास होता है, इवन प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। तो जब चार्ज ग्रेटर नंबर से डिवाइड होगा, जब मास बड़ा होगा तो इस E/M रेशो कम आएगी, और अगर मास छोटा होगा तो E/M रेशो ज़्यादा आएगी। तो इसलिए इसका मास बड़ा था तो इसकी E/M रेशो जो थी वो स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन E/M रेशो थी। और इन्होंने देखा कि इसकी पेनेट्रेटिंग पावर जो है वो लो है और आयोनाइजिंग पावर जो है वो हाई थी। ये शेडो क्रिएट कर रहा था, ये शेडो भी क्रिएट कर रहा था। तो हमारे पास ये डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रे है। यहाँ तक ये हमारे पास पीएमसी के सिलेबस के लिए इतना ही इनफ है। मतलब हम स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं तो हम हर चीज़ को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास टॉपिक नंबर 2 जो है उसमें हम पढ़ेंगे अल्फ़ा
बीटा रे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रिनो। जो अल्फा है उस पे वो एक्चुअली हीलियम की न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम न्यूक्लियस हैविंग 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हैविंग 2 चार्ज प्लस 2 चार्ज। तो इस पे चार्ज जो है पॉजिटिव है। और हम अगर बीटा पार्टिकल को देखा है तो बीटा पार्टिकल बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ही है, बट ये न्यूक्लियस से निकलता है, ये न्यूक्लियस से निकलता है और ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर हम न्यूट्रॉन को देखें तो उस पे उसका मास तो है बट चार्ज 0 है, और वो जो है न्यूट्रल है या फिर उस पे चार्ज 0 है। प्रोटॉन को अगर हम देखें तो उसका मास भी है और चार्ज भी है पॉजिटिव। और अगर हम न्यूट्रॉनों को देखें तो उसका ना मास है ना चार्ज है, तो 0, उसका चार्ज 0 हो गया। तो यहाँ पे हमने अल्फा पार्टिकल को देखा तो उसका मास 4 है और उसका चार्ज 2 है। इलेक्ट्रॉन को देखा तो उसका मास 0 है मगर उसका चार्ज -1 है। न्यूट्रॉन को देखा तो उसका मास 1 है, उसका चार्ज 0 है। प्रोटॉन को देखा तो उसका मास 1 है और चार्ज भी उस पर 1 है। और न्यूट्रॉनों को देखा ना ही उस पर चार्ज है ना ही उस पर मास है। हमारा टॉपिक नंबर 3 जो है वो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है पीएमसी के लिहाज से। तो हम डिफ्रेंशिएशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करेंगे। सबसे पहले हम चार्ज को देखते हैं, तीनों के चार्ज को। तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 है। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वही ही प्रोटॉन पे है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो माइनस है, बट प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो प्लस है। जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, उस पर 0 चार्ज है, न्यूट्रल। अब हम मास देखते हैं, मास को देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 किलोग्राम है। किलोग्राम यूनिट ध्यान से देखिए, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 किलोग्राम जो है वो प्रोटॉन का है। और अगर हम न्यूट्रॉन का देखें तो वो 1.675 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे हम प्रोटॉन का मास भी कंप्लीटली करते हैं, 1.672 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 जो है प्रोटॉन का, मतलब 1.675 न्यूट्रॉन का स्लाइटली हायर देन प्रोटॉन होता है मास। ये तो हमने मास केजी में देखा। हम अब एमयू में मास देखते हैं। तो एमयू में इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 5.4858 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 एमयू इलेक्ट्रॉन है। 1.0073 जो है एमयू जो है वो फॉर प्रोटॉन, 1.0087 एमयू जो होता है वो फॉर न्यूट्रॉन होता है। अब हम रिलेटिव मास देखते हैं, रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन मास देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास 1 ले लें तो प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूट्रॉन का मास 1840 टाइम्स। अब हम देखेंगे रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज हम विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 ले लें तो प्रोटॉन का चार्ज +1 आ जाएगा और न्यूट्रॉन तो हमें पता है कि न्यूट्रल है। तो इस तरह हमने रिलेटिव चार्ज किया। तो हमारा यहाँ पे 4th टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मास। इलेक्ट्रॉन चूँकि बहुत ही ज़्यादा टाइनी पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन को हम डायरेक्टली उसका मास हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, इसलिए हमने एक्सपेरिमेंटली उसका मास इनडायरेक्टली हमने उसका मास
मालूम किया है। सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंटली E/M रेशो मालूम की, जो कि 1.7585 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 कूलम पर kg थी। फिर हमने मास M/E रेशो मालूम की, जो 5.68 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 kg पर कूलम आई। ये दोनों हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम किए। अब हम इन दोनों ही तरीक़ों से इलेक्ट्रॉन का मास काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें मास दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी हमें मास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का पता है, तो हम यहाँ पे मास निकालने के लिए मास को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और इस वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। मास और E/M वैल्यू को की प्लेस जगह को हमने एक्सचेंज कर दिया। जब ये इस तरफ आए 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E डिवाइडेड बाई 1.7585 मल्टीप्लाई बाई 1.7585 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 जो है हमारे पास मास आ गया। इसे सोल्व करने से हमारे पास ये जवाब आ गया। फिर इसे कंफर्म करने के लिए हमने मास बाई इलेक्ट्रॉन रेशो जो है, मास बाई चार्ज रेशो जो है वो एक्सपेरिमेंटली मालूम की, जो कि 5.68 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 है। हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इस तरफ शिफ्ट किया तो हमारे पास मास की जो वैल्यू आई वो एग्जैक्टली सेम आई, जिससे कि हमने E/M रेशो से जो मालूम की थी। इस वजह से हमें इलेक्ट्रॉन का मास, इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन का मास का कंफर्म होगा। अब इलेक्ट्रॉन के मास के बाद हमारा जो 5th टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो प्लैंक एक्सप्लेन करता है इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को। वो एक्सप्लेन करता है इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स कहता है कि एनर्जी कंटिन्यूअस इमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती, वो वेव पैकेट के शक्ल में एब्जॉर्ब या इमिट होती है डिसकंटिन्यूअसली। उसने इन वेव पैकेट को नाम दिया क्वांटा या फिर फोटोन। प्लैंक्स के मुताबिक एनर्जी जब ट्रांसमिट होती है तो वो वेव पैकेट की शक्ल में ट्रांसमिट या इमिट या एब्जॉर्ब होती है, और उस वेव की अपनी ही फ्रीक्वेंसी होती है। जो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी के डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्लैंक्स के मुताबिक। जब हम यहाँ पे डायरेक्ट का साइन हटा दें तो हमारे पास यहाँ पे इक्वल कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी, वैसी ही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। हम कांस्टेंट जो है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे h और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब हम फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी ओवर लेमडा के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट ओवर लेमडा वेवलेंथ, जो वेव है उसके अपना स्पेसिफिक वेवलेंथ होगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू hc ओवर लेमडा। तो ये हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई। अब इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 6 जो है टॉपिक नंबर 6 जो है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है। बोहर के मुताबिक एटम के सर्कल में न्यूक्लियस होता है और इसके न्यूक्लियस के इर्द ऑर्बिट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन अपने ही एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जो कि सर्कल से बाहर होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करता तब तक जब या इन्हें इससे एनर्जी प्रोवाइड की जाए, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब
करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, इसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। या फिर एक्साइटेड स्टेट से बैकग्राउंड स्टेट में आ जाए तो यहाँ से ये फोटोन या एनर्जी रिलीज़ करता है और यहाँ पे फोटोन या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी जब बोहर के मुताबिक एनर्जी जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाए तो वो एनर्जी इमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। जो एनर्जी इमिट होती है उसकी अपनी ही स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है और ये वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइंस बनाते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस बनाते हैं। अब स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं। स्पेक्ट्रम जो है, उससे पहले हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम जो है दो तरह के होते हैं, एक इमिशन स्पेक्ट्रम है, एमिशन, और एक जो है एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो है जो जब एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी या लोअर ऑर्बिट से हायर एनर्जी में चला जाए तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका जो स्पेक्ट्रम पता है उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर हम इमिशन का कहें, जब एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाए तो वो एनर्जी इमिट करता है, तो इसे हम इमिशन जो स्पेक्ट्रम बनाता है उसे हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम के जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो मज़ीद 3 टाइप्स का है। एक दो है बैंड स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंडेंस्ड मैटर के लिए होता है, कंडेंस्ड मैटर के लिए होता है। इसमें हम सॉलिड और लिक्विड को लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड को लेते हैं। जो बैंड स्पेक्ट्रम है वो गैस, वेपर या फिर एटॉमिक लेवल पे होता है। और बैंड स्पेक्ट्रम नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम, सॉरी। जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो गैस, वेपर और एटॉमिक लेवल पे होता है। जो बैंड स्पेक्ट्रम हमारे पास होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पे यहाँ पे अगर हम वाटर का ले लें तो ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बन जाता है। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन गैस का ले लें तो ये लाइन स्पेक्ट्रम बन जाता है। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमारे पास ब्लैक बॉडी आ जाती है। तो इस तरह हमारे पास ये इमिशन के पार्ट हो गए। हमारे पास ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये हमारे पास PEMC सिलेबस का पार्ट है और इसी में ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 तरह के सीरीज़ आते हैं। एक होता है लाइमन, एक होता है बाल्मर, सेकंड होता है बाल्मर, थर्ड होता है पास्चिन, फोर्थ होता है ब्रैकेट और फिफ्थ होता है पफंड। जो लाइमन सीरीज़ होता है, जो लाइमन सीरीज़ होता है वो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से हो, वो सेकंड से हो, फर्स्ट से हो, थर्ड से हो, फिफ्थ से हो, जिस भी ऑर्बिट से एनर्जी हायर लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसे हम लाइमन कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ जाए तो उसे हम बाल्मर कहते हैं। पास्चन जब थर्ड में आ जाए, ब्रैकेट जब फोर्थ में आ जाए और पफंड जब फिफ्थ में आ जाए। जो लाइमन के लिए है वो अल्ट्रा वायलेट, बाल्मर के लिए जो है वो विजिबल लाइट है और पास्टन के लिए इंफ्रारेड, ब्रैकेट के लिए इंफ्रारेड और पफंड के लिए इंफ्रारेड होता है। अब हम इसके बाद हमारे टॉपिक नंबर 6 पे टॉपिक नंबर 7 पे जाते हैं। क्वांटम नंबर 7, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो हमारे पास होते हैं सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं,
set of numerical value जो सोल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन देते हैं श्रोडिंगर वेव के लिए, उसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। श्रोडिंगर वेवलेंथ के लिए वो हमें एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस देते हैं, उसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। अब क्वांटम नंबर जो है वो 4 तरह के हैं। पहला जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो है हमें शेल्स के बारे में बताता है। पहला शेल है के है, एल है, एम है, एन है। तो के जो है पहला शेल है, इसके लिए 1, एल जो है दूसरा है इसके लिए 2, एम जो है तीसरा इसके लिए 3, एन जो है चौथा इसके लिए 4। इस तरह से ये हमें शेल के बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमारे पास जो दूसरा क्वांटम नंबर है वो है अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है सब शेल के बारे में कि वेदर ये एस है, वेदर ये पी है, वेदर ये टी है, वेदर ये एफ है। इसे हम एल से डोनेट करते हैं और इसे हम एन से डोनेट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डोनेट करते हैं और अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से डोनेट करते हैं। ये हमें सब शेल्स के बारे में बताता है। और जो हमारे पास तीसरा है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें बताता है ऑर्बिट्स के बारे में कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिट्स होते हैं। फर्स्टली तो ये इसके बारे में बताता है, सेकेंडली ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर एल की वैल्यू 0 हो तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होगी। अगर तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होगी। अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 से +1 तक होगी। -1 0 +1। अगर हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 से +2 होगी। -2 -1 0 +1 +2। तो इसलिए इस तरह हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे एक ही ऑर्बिट है। अगर हम 1 में देखें तो 1 हमारे लिए P के लिए स्टैंड करता है, 0 हमारे लिए S के लिए और 2 हमारे लिए D के लिए। अगर हम 1 में देखें तो P में हमारे पास 3 ऑर्बिट आते हैं, -1 0 +1। 2 में 2 D है तो यहाँ पे हमारे लिए पास 5 ऑर्बिट आते हैं, -2 -1 0 +1 +2। इस तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। ये हमारे लिए डी के लिए, ये हमारे लिए पास पी सबशेल के लिए हो रही है, हमारे पास एस सबशेल के लिए बन गया। अब हमारे पास जो फोर्थ है वो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है। नाम से ही शो हो रहा है, ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑर्बिट बताता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ है तो दूसरी इलेक्ट्रॉन की स्पिन -½ होगी, तो नेट स्पिन जो है वो 0 होनी चाहिए। अब ऑर्बिटल्स जो हैं वो एरिया अराउंड न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum, probability of finding electron is maximum। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल्स की जो डेफिनेशन है वो आ जाएगी।